जय हिंद सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो आज हम अपनी नई सीरीज पॉलिटी में डिस्कस करेंगे बेटे पार्लियामेंट। ठीक है, कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम डिस्कस कर लेते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, तो देखो पार्लियामेंट में आर्टिकल नंबर 79 से लेकर बेटे 122 के बीच में जो अनुच्छेद भारत के संविधान में हैं वो सब इस पार्ट 5th में आते हैं, यानी पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पार्लियामेंट। समझ रहे हो यहां तक? अब आर्टिकल नंबर 79 जो है, 79 आर्टिकल, ये क्या कहता है? It says that there shall be parliament for the union। तो बेटे आर्टिकल नंबर 79 में स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, यानी संसद होनी चाहिए यूनियन माने संघ के लिए। ठीक है, अब यूनियन यानी पार्लियामेंट रहेगी यहां पर यूनियन के लिए, और इसी पार्लियामेंट में बेटे 3 पार्ट्स आ जाएंगे। पार्लियामेंट माने 3 हिस्से, एलएस माने लोकसभा, आरएस आप अच्छे से जानते हैं राज्यसभा, और तीसरे आगे प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति। बहुत यहां पर एक दिलचस्प बात क्या है, याद रखिएगा, स्पेशल नोट में भी लिख लीजिएगा, दैट प्रेसिडेंट जो है ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट दी मेंबर। बेटे किसी भी रूप में ये याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति है हमारे, ठीक है, वो संसद का सिर्फ और सिर्फ हिस्सा है, यानी पार्ट है। वो कभी भी संसद के सदस्य यानी मेंबर नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल। अब लोकसभा जैसे आप एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, वैसे ही बेटे राज्यसभा का एक और नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये जो लोकसभा और ये जो राज्यसभा वाले जो हिंदी नेम्स हैं, इन हिंदी नामों को हमने जो लिया था वो लिया था वर्ष 1954 में। हिंदी नाम लोकसभा और राज्यसभा लिए गए थे। ठीक है, समझ रहे हो? आर्टिकल 79 क्या कहता है कि देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, यानी संघ के लिए संसद का होना अनिवार्य है। पार्लियामेंट आगे बेटे 3 हिस्सों में विभाजित है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो हैं
वो संसद का एक पार्ट है, उसके सदस्य बिल्कुल नहीं है। तो भारत के संविधान में भाग 5वीं में पार्लियामेंट के जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 79 से लेकर 122 के बीच में। बहुत सिंपल कंसेप्ट है पार्लियामेंट का। मैं आपको अभी विस्तार पूर्वक सारे कंसेप्ट यहां पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। उससे पहले मैं आपको स्पीकर के बारे में, जो एक स्पीकर का रैंक है वो हम देख लेते हैं। मैंने पहले भी समझाया हुआ है आपको वैसे इस चीज में। याद रखिएगा बेटे कि स्पीकर का रैंक जो डिफाइंड है वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में डिफाइंड है। ये हमने राष्ट्रपति में भी देखा था, आप पिछली वीडियोस में जाके इस चीज को चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले बेटे रैंक के हिसाब से कौन आएंगे? भारत के राष्ट्रपति, और दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पे पीएम, चौथे पे गवर्नर, पांचवें पे फॉर्मर प्रेसिडेंट, 5A पर डेप्यूटी पीएम यानी उप प्रधानमंत्री। और यहां पे लिख देता हूं मैं 6th जो रैंक है, ये रैंक डिफाइंड है लोकसभा स्पीकर या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश का। लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रधानमंत्री का जो रैंक है वो तीसरा है, और स्पीकर या फिर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका जो रैंक है वो क्या है? 6th रैंक है। क्लियर? अब हम यहां पे देखेंगे कुछ चीजें स्पीकर के रिगार्डिंग भी, पावर्स और क्या क्या यहां पर होता है पार्लियामेंट में। अब बेटे स्पीकर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम। स्पीकर कहाँ रहेंगे? लोकसभा में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं दोनों हाउसेज में, वो स्पीकर और चेयरमैन रहते हैं। तो स्पीकर के बारे में पॉइंट क्या है? स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट its members, and the election date of speaker, बेटे मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं यहां पर, is decided by the president। अब स्पीकर बेटे चुना कैसे जाएगा? जैसे मान लीजिए कि आप सभी यहां पर जितने भी अगर व्यक्ति बैठे हुए हैं और यही संसद है, तो आप सब सांसद हैं, और सांसदों के बीच में से ही किसी एक सांसद को हमने क्या कर लेना है? हमने चुन लेना है एज दी स्पीकर। और इसकी जो चुनाव की तारीख होगा, ये चुनाव की तारीख निर्धारित करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। चुनाव की तिथि निर्धारित करने की। ठीक है, स्पीकर अटमोस्ट यहां पर रहेगा आपका 6th रैंक है, और चुनाव की जो तारीख है वो कौन डिसाइड करेंगे स्पीकर की? भारत के राष्ट्रपति की। स्पीकर का रैंक में आपने देख लिया कौन सा रैंक है? 6th रैंक है। और स्पीकर चुना कैसे जाएगा? स्पीकर चुना जाएगा सदस्यों के बीच में से ही। कुछ और पावर्स है यहां पर
जो अभी अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या पावर्स रहती हैं। अब बेटे स्पीकर की ड्यूटी क्या है कि वो डिसिप्लिन और क्योरम जो है वो मेंटेन करके रखेंगे हाउस में। अब क्योरम यहां पर एक वर्ड ऐसा आ गया जो कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा। तो यहां पर क्योरम का मतलब समझ लीजिएगा कि 1/10 ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन दी हाउस। क्योरम क्या कहता है बेटे कि 1/10 सदस्य सदन में मौजूद रहेंगे तभी जो है सदन उसका अधिवेशन जो है वो चलाया जाएगा। और क्योरम देखने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है? स्पीकर के पास है। अब 1/10 का सदस्य का मतलब क्या बेटे? आप अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा में जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितनी है? वो है 550। और राज्यसभा में कितनी है? 250। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या है बेटे, यहां पर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 250 इंटू 1/10, यानी राज्यसभा में ये उत्तर कितना आएगा? 25 व्यक्ति आपके राज्यसभा में मौजूद होने चाहिए। और लोकसभा के लिए क्या रहेगा? 550 को आप यहां पर 1/10 से करके देखिए तो उत्तर क्या आएगा? 55। आप स्पीकर मेंटेन करके रखिएगा क्योरम लोकसभा में, और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। यानी राज्यसभा के जो सभापति हैं वो इस चीज को देखेंगे कि 1/10 सदस्य जरूर होने चाहिए ताकि सदन चल सके। आया आपको पॉइंट समझ में? डिसिप्लिन, डेकोरम, ये सब कुछ स्पीकर ही निर्धारित करेगा। हम देखते हैं कि स्पीकर का इंस्टीट्यूशन हमने कहां से लिया है। बेटे ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर है, यानी स्पीकर का जो हमने पहली बारी प्रावधान कहीं से उठाया था, तो वो हमने कहां से उठाया था? वो उठाया था भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट। अब चेम्सफोर्ड क्या थे? चेम्सफोर्ड उस टाइम पीरियड पे वॉइसरॉय थे, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। और मॉन्टेगू जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी 1919 के अधिनियम को आप एक और नाम से जानते हैं, और उस नाम क्या है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट। अब बेटे उस टाइम पीरियड पर हमने यहां इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये प्रोविजन लिए, लेकिन इसकी शुरुआत करी हमने 1921 के समय काल में, और तब हमने इसे कहा प्रेसिडेंट
उस टाइम पीरियड पे, मैं बात कर रहा हूं 1921 की, प्रेसिडेंट कहा और या फिर डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ये हम 1921 की बात कर रहे हैं। प्रावधान हमने उठाया 1919 के अधिनियम से, शुरुआत करी 1921 में। अब आप अच्छे से जानते हैं कि 1921 के समय काल में यहां पर भारत में अंग्रेजों का राज था, तो पहली बारी अगर कोई स्पीकर बने होंगे, यानी पहली बारी कोई प्रेसिडेंट बने होंगे, तो वो पक्का एक विदेशी रहे होंगे, तो वो थे फ्रेडरिक वाइट। ये थे पहली बारी प्रेसिडेंट। यहां तक समझ में आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का रोल क्या है, और उसका एक और नाम है मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट। चेम्सफोर्ड जो थे वो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, और मोंटेगू क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब एक स्पेशल नोट यहां पे लिखिएगा, फर्स्ट इंडियन, ये बेटे हम बात करें आजादी से पहले की, फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट यानी स्पीकर, एक तरह से स्पीकर, वो थे विठल भाई पटेल जी 1925 में। और जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, तो हमने प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट, इसको हमने, इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज कर फिर क्या कर दिया बेटे, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। अब जब बेटे पहली बारी यहां पर आजादी के बाद की बात करें, फर्स्ट स्पीकर जो कि आजादी के बाद, तो आजादी के बाद रहे हैं बेटे गणेश जी वी मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस आप अच्छे से जानते हैं बेटे कि लोकसभा चुनाव जो हुए थे वो 1951 और 1952 के टाइम पीरियड में हुए थे। तो उस फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस में टोटल सीटें, यानी जो कुल सीटें थी आपकी, वो थी 489, और 489 में से कांग्रेस ने जो सीटें ली थी वो ली थी 364। मैं आपसे बात कर रहा हूं आजादी के बाद बेटे, आजादी के बाद कुल सीटें जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 1952 के समय काल में, उसमें लगभग आपकी जो सीटें थी वो कितनी थी, 489। इनमें से कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें निकली थी, 364। ये था डाटा उस समय काल में। बस यहां पर एक ही ऐसी पार्टी रही थी जो डबल डिजिट्स में गई थी, ठीक है, बाकी तो बहुत स्पष्ट रूप से बहुमत यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। ये समझ में आ गया। ये हम बात करें पहला स्पीकर, हम बात करें आजादी के बाद, आजादी के बाद। और नॉमेनक्लेचर कब चेंज हुआ, ये हुआ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर आया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बेटे भारत सरकार अधिनियम 1935 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिससे हमने संविधान के बहुत सारे सोर्सेज लिए हुए हैं। जब मैं आपको सोर्सेज करवाऊंगा तो हम देखेंगे कि हमने संविधान बहुत सारी चीजें यहां से ली हुई हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है, सारे पॉइंट्स? कि स्पीकर नहीं कहते थे उस समय काल में, उस समय काल में कहते थे प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट।
पहली बारी जो प्रेसिडेंट बने थे 1921 में, तो वो बने थे, ये असेंबली की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, वो बने थे फ्रेडरिक वाइट। और जो पहले भारतीय बने वो बने विठल भाई पटेल जी, वर्ष 1925 में। बट स्पीकर के बारे में हम और चीजें देखते हैं। बेटे स्पीकर ही डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड्स whether the bill is money bill or not, and for this he is not answerable in any court of India। मनी बिल का बेटे जो आर्टिकल है, अनुच्छेद जो है, इसका विवरण किया गया है अनुच्छेद नंबर 110 में। बेटे हमारे संविधान में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सभी जगह पर ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी से लेकर पीसीएस से लेकर एनडीए सीडीएस, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, मनी बिल का आर्टिकल बहुत बार आया हुआ है। इसमें मनी बिल के आर्टिकल 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल के बारे में बताया गया है। अब यहां पर क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि स्पीकर, जो स्पीकर है, स्पीकर ही निर्धारित करेगा कि बिल वित्तीय बिल है या नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बेटे यहां पर बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाते हैं ए बी सी डी, वहां पर मनी बिल के रिगार्डिंग ऑप्शन में 110 भी दिख रहा है और एक तरफ आपको दिखता है स्पीकर। अब डेफिनेशन ऑफ मनी बिल क्या है, कहां पर है, किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल नंबर 110 में। मैं कह रहा हूं अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोनों यहां पर ऑप्शन है, तो आप टिक हमेशा ये वाला ऑप्शन करेंगे, स्पीकर। स्पीकर क्यों, ये लाइन पढ़िए यहां से, एंड फॉर दिस ही इज नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। मान लीजिए बेटे मैं स्पीकर हूं और मान लीजिए अगर ये वित्तीय बिल है, अगर मैंने कह दिया कि यही वित्तीय बिल है, मनी बिल है, तो यही चीज क्या है, मनी बिल है। इस चीज, ये जो मनी बिल मैंने कहा है, इस चीज को कहने के लिए मैं कहीं पर भी आंसरेबल नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने कह दिया बिल मनी बिल है तो मनी बिल है, भले उसकी डेफिनेशन कहां पे आ रही है, आर्टिकल नंबर 110 में। इसलिए मैंने आपसे कहा अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, फ्रेम होकर आता है, तो आप टिक हमेशा क्या करेंगे, टिक आप हमेशा स्पीकर पर करेंगे कि मनी बिल के रिगार्डिंग असली जो पावर है वो किसके पास है, वो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और इस टाइम पर आप अच्छे से जानते हैं कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है, मिस्टर ओम बिरला जी। बेटे स्पीकर जो होता है, जिस टाइम पीरियड पर आपकी ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग का जो आपका अनुच्छेद है वो विवरण किया गया है 108 में, संयुक्त बैठक जिसे हम कहते हैं। द स्पीकर
will preside the session of joint sitting। जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या रहेगा बेटे, लोकसभा और राज्यसभा जो हैं वो एक साथ मिलकर बैठेंगे और उस समय काल में जॉइंट सिटिंग की बात कर रहा हूं जब मैं, जॉइंट सिटिंग में जो प्रिसाइड करने की जो शक्ति है अधिवेशन की वो किसके पास है, वो स्पीकर के पास है। यदि मान लीजिए स्पीकर नहीं है मौजूद तो ये इनकी एब्सेंस में, अनुपस्थिति में ये कार्य किसके द्वारा रहेगा, ये कार्य रहेगा बेटे डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा। अगर मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो यहां पर आंसर आ जाएगा डेप्यूटी चेयरमैन। अब यहां पर चेयरमैन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चेयरमैन जो है सभापति जो है राज्यसभा के, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वो संसद के सदस्य नहीं है, जिस कारणवश स्पीकर नहीं है तो बेटे उप स्पीकर आ जाएगा। अगर उप स्पीकर भी नहीं है तो यहां पर बेटे उप सभापति जो हैं वो इस अधिवेशन का प्रिसाइड करेंगे। ज्वाइंट सिटिंग का बेटे आर्टिकल क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल है 108। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर एक जगह पर बैठ रही हैं यदि किसी बिल के रिगार्डिंग दोनों हाउसेज में डिस्प्यूट चल रहा है तो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बेटे यहां पर स्पीकर जो है, स्पीकर डज नॉट कास्ट अ वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, he will cast vote only in the case of टाई। वैसे तो बेटे स्पीकर महोदय जो हैं फर्स्ट इंस्टेंस में कभी वोट डालते नहीं है, लेकिन जिस समय काल में यदि टाई हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है, तो उस समय काल में फिर जो उनका उस समय काल में जो वोट चलेगा उस वोट को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट। ठीक है, स्पीकर का ही मेन काम है, सब कुछ स्पीकर देखेंगे। अगर आपको बातचीत करनी है तो उसकी इजाजत भी स्पीकर महोदय से ही लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो स्पीकर का मेन रोल है डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। फिर अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट की कमिटीज होती हैं, समितियां होती हैं, तो स्पीकर जो है डायरेक्टली चेयरमैन होते हैं कुछ कमिटीज के, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बेटे, एक तो ये आ गई, और दूसरी रूल कमेटी। रूल कमेटी में बेटे यहां पर एक चीज खास बात याद रखिएगा कि लोकसभा में कुल सदस्य रहते हैं 15, और इन्हीं 15 में से जो चेयरमैन है इस रूल कमेटी के वो कौन होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और राज्यसभा में अगर आप देखोगे रूल कमेटी में तो 31 नहीं बेटे, टोटल 15 और 16 जो होते हैं वो 31 है, टोटल लिख देता हूं 31। राज्यसभा के 16 रहते हैं, इन्हीं 16 में से एक व्यक्ति कौन रहेगा, चेयरमैन, जो कि कहां के हैं, राज्यसभा के। स्पीकर जो है डायरेक्टली चेयरमैन रहेगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बेटे, और दूसरी आ गई रूल कमेटी। रूल कमेटी में मैंने आपको क्या बताया कि लोकसभा के कितने मेंबर रहते हैं, 15। इन्हीं 15 में से बेटे स्पीकर जो है
एक, वो क्या रहेगा, चेयरमैन। स्पीकर कहाँ का, लोकसभा का। रूल कमेटी में राज्यसभा से कितने मेंबर रहते हैं बच्चे, 16 रहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं 16 में से एक वाला जो व्यक्ति है वो क्या रहेगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे पढ़ लेते हैं। स्पीकर will give his resignation to the deputy speaker of the house and resign will be vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि स्पीकर जो है रिजाइन किसको दे देगा, डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर किसको रिजाइन देगा, स्पीकर को। बेटे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, डीएस माने डेप्यूटी स्पीकर और एस माने स्पीकर, उप स्पीकर और स्पीकर। स्पीकर साहब जो हैं बेटे वो अपना त्यागपत्र जो है, वो त्यागपत्र जो है किसको सौंपेंगे, ये त्यागपत्र सौंपा जाएगा उप स्पीकर को। और ये रिजाइन क्या रहता है बेटे, ये रिजाइन रहता है वाइस वर्सा, यानी कि स्पीकर महोदय जो है वो अपना त्यागपत्र किसे दे देंगे, उप स्पीकर को, और उप स्पीकर जो है वो बेटे अपना त्यागपत्र किसे दे देंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को, ठीक है। और ये रिजाइन बेटे किस में रहेगा, ये रिजाइन हमेशा रहेगा इन राइटिंग, यानी लिखित रूप में त्यागपत्र जो रहेगा। बेटे स्पीकर का जो कार्यकाल है, स्पीकर डज नॉट vacate his office till the newly elected लोकसभा meets। बेटे जितने भी बाकी सदस्य रहते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लेकिन किसका कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, याद रखिएगा जो स्पीकर का कार्यकाल है वो समाप्त कब तक नहीं होता है, जब तक कि नई लोकसभा चुन के नहीं आती है। अब मैं आपको एक और चीज यहां पे खास बात बताता हूं, एक यहां पर वर्ड है प्रो टर्म स्पीकर। बेटे हम ये आज देखेंगे, स्पीकर के बारे में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता रहे हैं, उनमें से मुझे एक यहाँ पे अभी लिंक लगा कि मुझे इस प्रो टर्म स्पीकर को यहाँ पे जरूर बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रो टर्म स्पीकर, क्योंकि ये शपथ दिलाने का काम करते हैं। इज मेन वर्क is to deliver the oath to the members and usually the senior most person is elected for this purpose
बाय प्रेसिडेंट।